Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss the lesson Lost Spring of 12th class. अब इस लेसन को डिस्कस करने से पहले मैं आपकी ही बुक से, आपके सिलेबस से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो इसी से ही जुड़ा हुआ है। इस लेसन में स्लम चिल्ड्रन की बात है। स्लम एरिया के बच्चे हैं, रैग पिकर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले बच्चे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, और इसी टाइप का एक आपका टॉपिक और भी है। वो पोइम है एक, और उस पोइम का आप नाम बताइए और उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं कि ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और इसमें स्लम एरिया के बच्चों के बारे में हमें राइटर ने बताया है, अनीस जंग ने। अनीस जंग एक इंडियन राइटर हैं जो कि हैदराबाद में बोर्न है। वो एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक कॉलमनिस्ट भी हैं जो कि इंडिया और फॉरेन न्यूज़पेपर के लिए भी लिखती हैं। अब इसमें जो राइटर हैं उन्होंने एक लाइवली और एक विविड डिस्क्रिप्शन दिया है ऐसे बच्चों का जो रेग पिकिंग करते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं और जो चूड़ियाँ बनाते हैं। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये लेसन। इसके 2 पार्ट में, एक तो है साहिब और दूसरा है मुकेश। तो साहिब जो है उसके पार्ट का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। और जो मुकेश का पार्ट है जो हम इसकी सेकंड वीडियो में करेंगे, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। अब हम लेसन की थीम देख लेते हैं। इसमें थीम भी है ये, और एक ये जस्टिफाई द टाइटल अगर आ जाता है तो वो भी है। अब इसमें जो थीम है लेसन की, लेसन का टाइटल देखो पहले। लेसन का टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग ऐसा सीजन होता है जो सबसे बढ़िया सीजन होता है, जॉय से भरा हुआ होता है, खुशी से भरा हुआ होता है, और उसमें सब चीज़ ग्रो होती हैं। पर ये क्या है, फ्लावरी होती हैं सब चीज़ें, एन्जॉयमेंट होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। पर इसमें जो ह्यूमन लाइफ है, इसमें स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? चाइल्डहुड का सीजन। चाइल्डहुड जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती, कोई वरी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, और वो बहुत खुशी से रहते हैं। पर यहाँ जो बच्चे हैं, जो यहाँ डिस्क्राइब किए हैं ऑथर ने, वो बच्चे इस खुशी से महरूम है, इस प्लेजर से, इस नेचुरल ब्यूटी से, इन सब से बिल्कुल कोसों दूर हैं, और वो इसके बारे में सोच भी नहीं पाते। जैसे हमारी एक पोइम थी जो हमने पढ़ी थी, जिसको मैंने पूछा है आपसे क्वेश्चन, उसमें भी सेम इसी टाइप के बच्चे हैं। अब इसकी थीम है, द थीम ऑफ द लेसन इज पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। इसकी पॉवर्टी, गरीबी और बाल मजदूरी। यहाँ जो बच्चे हैं वो एज ए बाल मजदूरी हैं, वो वैसे विलिंगली अपना काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पर वो एक बाल मजदूर की तरह ही हैं। वो कूड़ा बीनते हैं सुबह से दोपहर तक। द ट्रेडिशन एंड पॉवर्टी कंडम दी चिल्ड्रन टू दी लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन। अब जो ट्रेडिशन है इनका, ये लोग मान चुके हैं, ये लोग, ये धारणा है इन दोनों लोगों के बीच में कि ये हमारी परंपरा है, ये कि हमें यही काम करना पड़ेगा, हमें रैग पिकिंग ही करनी पड़ेगी, या हमें चूड़ियाँ ही बनानी पड़ेंगी। तो ये उन्होंने अपने एक डेस्टिनी मान लिया है कि भगवान ने हमें ये काम दिया है तो हमें यही काम करना है। इवन इन देयर अर्ली एज, here the stories of साहिब एंड मुकेश depict the plight of poor children। यहाँ जो 2 बच्चों की कहानी है वो प्लाइट, बिल्कुल उनकी व्यथा को व्यक्त कर रही है 2 बच्चों की, और उनके थ्रू बाकी जो बच्चे हैं उनकी सोसाइटी में, उनकी भी। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। उनके पास स्कूलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है उनके पास स्कूल जाने का। दे आर फोर्स टू इंडल्ज इनटू चाइल्ड लेबर। उनको चाइल्ड लेबर में फोर्सली उनको डाला जा रहा है। स्प्रिंग एज वेल एज चाइल्डहुड रिप्रेजेंट्स जॉय, प्लेजर, नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रोथ। यहाँ स्प्रिंग और चाइल्डहुड को कंपेयर किया गया है कि ये एक समझो एक मेटाफर की तरह, ये सिमली है, तो सिमली की तरह इसमें बताया गया है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल समान है। जॉय है, प्लेजर है, नेचुरल ब्यूटी है, ग्रोथ है इन दोनों चीज़ों में। पर इन बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका चाइल्डहुड जो है वो लॉस्ट हो चुका है। इट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ। सो द राइटर हैज़ कंपेयर्ड स्प्रिंग विद चाइल्डहुड, इसलिए उसने चाइल्डहुड को स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया है। द स्प्रिंग ऑफ दी चिल्ड्रन हैज़ बीन लॉस्ट इन अटर पॉवर्टी। इनका स्प्रिंग बिल्कुल पॉवर्टी के अंदर खो गया है। एट द अर्ली एज देयर शोल्डर्स आर बर्डन विद हार्डशिप्स।
बिल्कुल शुरुआत के ही सालों में जब ये बच्चे चलना ही सीखते हैं तो ये इन कठिन जो हार्डशिप्स हैं इनकी जीवन में कठिनाइयां हैं उनसे उनके बोझ तले दब जाते हैं और अपना स्प्रिंग खो देते हैं। और इस लेसन को एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है ये राइटर ने ये जो खुद का एक्सपीरियंस है अनीश जंग का उनकी सामने जो सोसाइटी के ऐसे बच्चे हैं उनके बारे में उन्होंने ये लिखा है। और ये क्या किया है इसमें उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच भी यूज किए हैं। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच पोएट्री में मोस्टली यूज होते हैं पर यहाँ पे जैसे कि उन्होंने हाइपरबोल का यूज किया है। हाइपरबोल मीन्स बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। यहाँ गार्बेज को कचरे को गोल्ड माना है। ये मेटाफर का यूज किया है जैसे कि रोड को क्या किसके साथ कंपेयर किया है, रिबन ऑफ लाइट के साथ। अब सिमली का भी यूज है जैसे एज और लाइक का यूज करके कोई बात बताना तो वाइट एज स्नो। अब आपका ये लेसन दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब इस दो पार्ट्स में से हम फर्स्ट पार्ट आज करेंगे जो है साहिब का, जो सीमापुरी में रहता है। अब साहिब को राइटर हर सुबह मिलती है। जब वो अपने घर से निकलती है तो वो बच्चा कूड़ा बीनते हुए अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और राइटर उसको डेली देखती है और डेली धीरे धीरे करके उनको उन बच्चों के नाम भी पता चलने लगते हैं। वो उनसे बातें करती हैं। अब यहाँ क्या होता है, साहिब से राइटर उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। साहिबा नाम बताता है साहिबे आलम। अब साहिबे आलम का मीनिंग देखो क्या होता है, इतना बड़ा उसका नाम दे रखा है उसके पेरेंट्स ने, पर उस बच्चे को अगर इसका मीनिंग पता चलेगा कि इसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। अब ब्रह्मांड का स्वामी वो बच्चा कहाँ से होगा, उसके पास रहने के लिए चप्पल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, कूड़ा बीनता है, वो इतने गंदे एरिया में रहता है। और देखो कितना आयरनिकल नाम इस बच्चे को दिया है। अब इसको नाम का मीनिंग नहीं पता था। अब उसकी स्कूल जाने की भी बहुत इच्छा होती है इस बच्चे की। तो ऑथर से वो हर सुबह मिलता है अपने दोस्तों के साथ और ऑथर उसको क्या बोलती है, आर्मी ऑफ बेयरफुट्स सभी बच्चों को। और बोलती है मॉर्निंग बर्ड्स, वो उनको मॉर्निंग बर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मॉर्निंग बर्ड सुबह आते हैं और दोपहर में डिसअपियर हो जाते हैं, दोपहर में गायब हो जाते हैं, ऐसे ये बच्चे भी अपने घरों में दोपहर को चले जाते हैं। तो और ये लोग रहते कहाँ हैं, सीमापुरी में। सीमापुरी एक ऐसा इलाका है जो कि दिल्ली के पेरीफेरी में है, दिल्ली के नज़दीक है एक एरिया। और वहाँ 10,000 रैग पिकर रहते हैं जो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, ढाका से। और बांग्लादेश से आके वो यहाँ बस जाते हैं। क्यों आए थे, क्योंकि उनके जो खेत थे उनमें बाढ़ के कारण वो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है और उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो इसलिए यहाँ आकर वो बस जाते हैं। और यहाँ भी इनकी बहुत बुरी हालत है पर यहाँ इनका कम से कम पेट भर जाता है। इन लोगों के पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड की वजह से इनको वोट डालने का अधिकार है और इनको डिपो से खाना मिल जाता है, यानी कि ग्रेन मिल जाता है, भोजन वो फूड ग्रेन मिल जाता है। अब ये इनके राशन कार्ड किसने बनवाए, जैसे पॉलिटिशियंस ने बनवा लिए ताकि उनको वोट मिल पाए। और वो भी एक ऐसे ही होते हैं जैसे कि एक बार आते हैं और उसके बाद इलेक्शन टाइम पे आते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और इनकी स्थिति कभी भी वो नहीं सुधार पाते। इनके घर बिल्कुल कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, टीन की छत है, तिरपाल की छत है और वो एक बिल्कुल मड स्ट्रक्चर के समान है जो कि आंधी तूफान में भी उड़ जाते हैं। कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई सीवरेज जो है उसकी व्यवस्था बहुत गंदी है, सीवरेज है ही नहीं। तो इनके जो एरिया में बिल्कुल सब कुछ गंदगी है और वहाँ बीमारियां भी बहुत हैं। पर यहाँ रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं क्योंकि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब इनके पास पहचान के लिए और कुछ नहीं है, राशन कार्ड के अलावा इनका पहचान पत्र नहीं है। पर ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए फूड मोर इम्पोर्टेंट है देन आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा केवल खाना खाने से हमारा पेट भर जाए। अब एक राइटर को कुछ लेडीज मिलती हैं जो टैटर साड़ीज में थी, टैटर मतलब फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। और वो बोलती हैं कि तुम ढाका से क्यों आए थे, तो वो बता देती है कि ऐसे हमारी बाढ़ आ गई थी। तो बोलते तुम अपनी नेटिव जगह को छोड़कर क्यों आ गए और यहाँ दूसरे देश में आकर बस गए। तो वो बोलती हैं कि हमारे लिए पेट भरना, हमारे बच्चों को हम ऐसे नहीं देख सकते थे कि वो भूखे पेटी सो जाएं। विदाउट एन एकिंग स्टमक हम यहाँ सो सकते हैं, चाहे रहने का माहौल कितना भी गंदा हो, पर हम यहाँ भूखे पेट नहीं सोते, हम यहाँ पे खाना खाकर सोते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कचरा बीनते हैं और कचरा उनके लिए क्या है, गोल्ड के समान है। गार्बेज इज देम गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए डेली ब्रेड है, उनके लिए एक रूफ है, एक छत है उनके सर पे। और सर्वाइवल मीन्स इनके लिए क्या है, रैग पिकिंग। इनका अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये रैग पिकिंग करके ही जिंदा रहेंगे, इनको और कोई भी काम
नजर नहीं आ रहा रैग पिकिंग के अलावा। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है कि एक शाम, एक सुबह मॉर्निंग में जब ऑथर आ रही थी तो उसने साहिब को देखा, तो वो उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब बता देता है कि हमारे एरिया में कोई स्कूल ही नहीं है। तो वो जोकिंगली उसको बोल देती है मजाक में कि अगर मैं एक स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम आओगे। तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, वो उसको एक रे ऑफ होप लगती है, वो उसको बोलता है कि मैं जरूर आऊंगा। अब वो साहिब उस बात को नहीं भूलता, पर राइटर उस बात को भूल जाती है, क्योंकि उसने फॉल्स प्रॉमिस की थी, एक मजाक किया था। और मजाक की बातों को लोग इतना सीरियसली खुद नहीं लेते हैं, पर वो बच्चा इस बात को सीरियसली ले लेता है। और वो एक उसके थोड़े दिन के बाद जब राइटर सामने से आ रही थी तो साहिब भागा वो उसके पास आता है और बोलता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो इसके ऊपर राइटर बहुत ज्यादा एम्ब्रेस फील करती है, बहुत ज्यादा उनको शर्म आती है कि मैंने ऐसी प्रॉमिस क्यों कर दी जिसको मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। और फिर उसको लगता है कि क्या हुआ, फिर ऐसी प्रॉमिस कर दी तो बहुत लोग इनको ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारा जीवन सुधारेंगे, पर कोई भी ऐसा नहीं करता। अब वो सोचती है कि प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, यानी कि उनके अनवेलकम वर्ल्ड में ऐसी प्रोमिस से इनके संसार भरे पड़े हैं। अब वो उन बच्चों से ये भी पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो बच्चे सिली एग्जाम्पल्स देते हैं इसके बारे में। कोई तो कहता है कि हमारा ट्रेडिशन है, कि इंडिया में ट्रेडिशन है चप्पल ना पहनने का। कोई बोलता है कि मेरी मम्मी सेल्फ से उतारती नहीं है। कोई कहता है कि अगर ये पहन लेगा तो वो उसको खो देगा। और एक बच्चा तो बोलता है कि मैं चप्पल पहनना चाहता हूँ परंतु पूरे जीवन में मैंने कभी चप्पल नहीं पहनी। तो राइटर इनको जानती है कि ये एग्जाम्पल जो दे रहे हैं ये सारे फॉल्स हैं। अगर इनके पास पैसे होते चप्पल खरीदने के लिए तो चप्पल जरूर पहनते। तो ये था एक चप्पल ना पहनने के कारण। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि चप्पल ना पहनने के बच्चे क्या क्या एक्सक्यूज देते हैं। इससे पहले जो सीमापुरी का मैंने बताया उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो पेपर में बहुत बार आता है कि डिस्क्राइब सीमापुरी, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद अब उसको राइटर को एक बात याद आ जाती है चप्पल ना पहनने की, कि उडीपी एक जगह है, वहाँ एक आदमी ने उनको एक स्टोरी सुनाई थी एक बच्चे की। एक बच्चा था, एक प्रीस्ट का, पुजारी का बच्चा था, और वो उसके पास पहनने के लिए जूते या चप्पल नहीं थी। तो वो जब भी जाता था, स्कूल जाता था, तो वो गोडेस से मांगता था, भगवान से मंदिर में, कि काश मुझे चप्पल मिल जाए। तो उस बच्चे बच्चे की उस टाइम चप्पलें नहीं मिली। तो 30 साल के बाद जब राइटर वापस उस जगह उडीपी में जाती है तो देखती है कि अब वो प्रीस्ट जो है वो चेंज हो गया था, कोई दूसरा प्रीस्ट उसके मंदिर के पिछले एरिया में रह रहा था, और उसके बच्चे ने अच्छी स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और स्कूल शूज पहने हुए थे। अब उसको लगता है कि उस बच्चे की जो प्रोमिस उस बच्चे ने की थी वो फुलफिल हो गई है। अब यहाँ सारे बच्चे शूज पहनते हैं, पर यहाँ जो बच्चे हैं सीमापुरी के बच्चे रेड पीकर्स, इनके पास अभी भी पहनने के लिए शूज नहीं है, ये बेयर फुट ही रहते हैं। अब इसके बाद साहिब एक बार उसको मिलता है राइटर को, और वो कुछ खोज रहा था कुछ कचरे में। तो राइटर उसको पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो वो बोलता है कि हमें कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, हमें कभी कभी 10 रुपये मिल जाते हैं। तो वो हमें एक आशा की किरण दिखती है कि हम उसको स्क्रॉन्गिंग करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक पिकिंग करेंगे इसके लिए बच्चे। और यहाँ जो गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड के समान है। गोल्ड मतलब सोना। अब सोने के समान कैसे है, गार्बेज तो गोल्ड हो नहीं सकता। अब यहाँ पे ये एक हाइपर बोल का यूज किया गया है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। अब यहाँ गोल्ड के दो मीनिंग है। तो एक तो हो गया कि उनके लिए कि ये डेली ब्रेड है, कि इनके लिए डेली ब्रेड लेकर आता है, यानी कि खाना। अब अगर ये कचरा बेचेंगे तो उससे इनको पैसे मिलेंगे और उससे खाना ले पाएंगे। और उनके लिए रूफ है, उनके सर के ऊपर एक छत है, इसी से उनको छत मिल पाती है। और ये जो गार्बेज है, यहाँ इस गार्बेज के भी अलग अलग मीनिंग है। बच्चे के लिए इनका अलग मीनिंग है और पेरेंट्स के लिए अलग है। अब बच्चों के लिए क्या है कि रैप्ड इन वंडर, उनके लिए हैरानी की बात है कि आज कुछ मिला उनको, आज कोई चीज मिल गई, कल कुछ और मिलेगा, परसों कुछ और मिलेगा, आज 1 रुपया मिला है, कल क्या पता और भी ज्यादा मिल जाए। पर पेरेंट्स के लिए इसका मीनिंग दूसरा है, उनके लिए इसका मीनिंग है सर्वाइवल, जिंदा रहना, कि वो कैसे जिंदा रह पाएंगे। अब उसके बाद एक दिन शाम की बात है, राइटर आ रही थी तो उन्होंने उसको साहिब को देखा कि वो एक टेनिस कोर्ट के सामने खड़े थे, फैंस के पीछे। और वो टेनिस खेलते हुए दो लोगों को देखता है साहिब, और वो मन मन में खुश हो रहा था। तो राइटर देखती है कि साहिब ने आज टेनिस शूज पहने हुए थे व्हाइट कलर के। तो वो भी खुश होती है कि इस बच्चे को जूते मिल गए हैं। और साहिब उस भी खुशी खुशी ये बताता है कि मेरे को
टेनिस शूज मिल गए हैं, परंतु इसके अंदर एक होल है, एक सुराख है, फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा सपना सच हो गया है। अब ये जो जूते साहिब को मिले थे किसी डिस्कार्डेड शूज थे, ये किसी बच्चे ने फेंक दिए थे क्योंकि इसमें सुराख हो गया था किसी अमीर बच्चे ने, और वो अब उसको नहीं पहनता था। पर ये जो जूते उसके फेंके गए थे ये साहिब के काम आ जाते हैं, और वो साहिब बहुत खुश होता है जैसे कि उसके सपने पूरे हो गए हों। अब वो टेनिस खेलना चाहता है बच्चा, पर वो टेनिस उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। अब उसके बाद साहिब उसको बहुत दिनों तक राइटर को नहीं दिखता, तो एक दिन साहिब उनको सामने से आता हुआ दिखा, तो वो उसके हाथ में क्या था, एक स्टील की कैनिस्टर थी, यानी कि चाय की केटल थी जिसे वो चाय सर्व करता है। तो उसने पूछा कि साहिब अब तुम कहाँ रहते हो, तो उसने कहा कि मैं अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, और टी स्टॉल वाला जो ओनर है वो मुझे 800 रुपीज़ और मेरे डेली मील देता है, यानी कि दिन का खाना मुझे देता है पूरे दिन का, और 800 रुपये भी मुझे मिलते हैं। पर इस पर वो जो केयर फ्री लुक था बच्चे का वो खत्म हो जाता है, इनोसेंट और केयर फ्री लुक, यानी कि बच्चे की मासूमियत चली जाती है। अब पहले जो बच्चा था बिल्कुल फ्रीडम वाला था और खुश रहता था, अब वो खुश नहीं रहता, वो अपना खुद का मास्टर अब नहीं रहा था। अब उसको ऑर्डर फॉलो करने पड़ते थे चाय वाले के, परंतु अब वो बच्चा अपनी फ्रीडम खो चुका था, बहुत अनहैप्पी था। उसको जो स्टील कैनिस्टर उसके हाथ में थी, बहुत हल्की होती है स्टील कैनिस्टर, तो बजाय कि एक प्लास्टिक बैग जो कचरे का जो पीछे कंधे पर टांग के रखते हैं, परंतु उसको लगा, आज उस बच्चे को लग रहा है कि जो प्लास्टिक बैग था जिसके जिसके साथ में कूड़ा बीनता था वो बहुत ज्यादा हल्का था देन दिस स्टील कैनिस्टर, यानी कि स्टील कैनिस्टर उसको बहुत ज्यादा भारी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि वो एक एक सिंबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि उसको ये काम तो करना ही पड़ेगा। कचरा चाहे वो बीनता ना बीनता, चाहे मन करता तो करता, वो काम मन करता तो नहीं करता, पर ये काम उसको करना ही पड़ेगा। दिस मेड साहिब अनहैप्पी, ये बहुत उसको अनहैप्पी कर देती है और उसकी फ्रीडम चली जाती है। और ये था आपके फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू ऑल इन क्लास। टिल देन, stay healthy, stay happy. Bye bye.